आया उस टेम्पलेट को, जहां पर उसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए ऐसे हथकंडे अपनाए जहां पर उसने ईरान के जो टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनको टारगेट करना शुरू किया, उनकी टारगेटेड किलिंग कराई या उनका डिसअपीयरेंस हो गया। और ये बहुत सालों तक लगातार इजराइल करता रहा, और कहा जाता है कि इजराइल ने ऐसा करके बहुत सालों तक ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम, जो न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम बहुत पहले ईरान न्यूक्लियर वेपन अपना बना लेता, ये इसकी वजह से, क्योंकि उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट गायब होना शुरू हो चुके थे, इसकी वजह से ईरान को अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम अभी तक डिलेड है। वो एक तरीके से डिले होता चला गया, उसमें स्लोनेस आती चली गई और फिर वो बहुत धीरा हो गया। उसके बाद जा करके किसी तरीके से ईरान जो है वो उसमें पेस पकड़ पाया और दोबारा से अपने प्रोग्राम को चला पाया, और ये बहुत सालों तक मतलब इजराइल ने किया है। इजराइल ने सिर्फ न्यूक्लियर साइंटिस्ट के साथ नहीं किया है, ईरान के और भी जो मिलिट्री ऑफिशियल्स थे, जो बड़े बड़े मिलिट्री ऑफिशियल्स थे, जो मिलिशियाज के हेड थे, उनके साथ भी सेम काम किया है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से टारगेटेड किलिंग की गई, पेजर वाली किलिंग की गई, बहुत सारी इस तरीके के हथकंडे इजराइल अपनाता रहा है। वो इजराइल का टेम्पलेट था। अब यही टेम्पलेट अगर बाकी के देश फॉलो करने लग जाएं तो क्या ये जियोपॉलिटिक्स में बिल्कुल फेयर गेम बन चुका है? क्योंकि इसी तरीके की खबर जो है वो यूएस के न्यूक्लियर साइंटिस्ट या एरोस्पेस साइंटिस्ट के ऊपर भी आ रही है। कहा जा रहा है कि 11 यूएस के जो न्यूक्लियर और एरोस्पेस साइंटिस्ट हैं उनका या तो किलिंग हुई है पिछले 2 साल के अंदर, या वो अचानक से गायब हो गए। एंड दिस इज अ बिग न्यूज एंड दिस इज अ बिग सेटबैक फॉर यूएस। अगेन, डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरीके से घेरने के लिए ये खबर अपने आप में काफ़ी है, क्योंकि यूएस बाकी सारी चीज़ें एक साइड, एक चीज के ऊपर चाइना से लगातार पीछे होता चला जा रहा है, दैट इज टेक। और उस टेक्नोलॉजी को बनाने के लिए जिन साइंटिस्ट की रिक्वायरमेंट है, वो साइंटिस्ट अचानक से गायब होते जा रहे हैं। तो आपका एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है? क्या उनको प्रोटेक्ट भी नहीं कर सकता आपका एडमिनिस्ट्रेशन? ये सवाल तो डोनाल्ड ट्रंप से पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे। और वही चीज उनको पूरी तरीके से असमंजस में डाल चुकी है। ट्रंप का इसके ऊपर स्टेटमेंट भी आ गया। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी इज योर वन स्टॉप सॉल्यूशन। और इस बार अनअकैडमी ने अपने रिजल्ट में इस बात को साफ दिखाया कि किसी फाउंडेशन कोर्स से किस तरीके से रैंक 1 भी आपकी आ सकती है। रैंक 1 हमारे इसी फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट थे, बहुत सारे रैंकर्स इसी फाउंडेशन कोर्स से निकले, रैंक 20 भी इसी फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट थे। इसकी खासियत ये है कि इंडिया की बेस्ट फैकल्टीज, मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स आपको यहाँ पर इस बैच के अंदर पढ़ाते हैं। इसका कॉस्ट सिर्फ और सिर्फ 16,999 है। इस कॉस्ट के अंदर आपको सब कुछ मिलता है। जीएस सीसैट पूरा कंप्लीट होगा, टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, मेंस की टेस्ट सीरीज, इवैल्यूएशन के साथ, और प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज दैट इज ऑल राउंड मेंटरशिप सपोर्ट। वो पूरा सब कुछ आपका यहाँ पर इस 16,999 के एक बहुत छोटे से प्राइस में कंप्लीट करवा दिया जाता है। इसमें आप इजी EMI ऑप्शन भी ले सकते हो, तो लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं, लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, तो आप मेरा कोड APYT10 का इस्तेमाल करिएगा और इसको आप अवेल कर सकते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो 2010 से ही इजराइल ने टाइम रहते रहते ये बात समझ ली थी कि अगर हम ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना चाहते हैं तो उसका एकमात्र तरीका यह है कि आप उनका जो बेस्ट साइंटिस्ट हैं उनकी टारगेटेड किलिंग करो, उनको गायब करा दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी भी नहीं होती, उनको उनके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा ध्यान भी नहीं देता। और ईरान की सरकार को भी बहुत सालों तक ऐसा लगता रहा कि ये कोइंसिडेंस है, अचानक से गायब हो रहे हैं, मर रहे हैं, उनको बहुत आइडिया नहीं लगा इस बात का। और तब तक उन्होंने बहुत सारे जो टॉप लेवल के साइंटिस्ट थे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे ईरान के, उनको एलिमिनेट कर दिया। अब यहाँ पर ये जो पूरा टेम्पलेट था 2010 से ही लगातार ये चलता रहा, और अभी भी आप देखो, अभी भी इजराइल जो है वो सेम अपना टेम्पलेट फॉलो करता है। अभी ईरान वॉर के अंदर जितने भी टॉप लेवल के मिलिट्री लीडरशिप थी, पॉलिटिकल लीडरशिप थी और साइंटिस्ट भी, यही 3 मेन टारगेट थे इजराइल के, और अभी भी यही 3 मेन टारगेट हैं इजराइल के। इजराइल चाहता है कि अगर तुम न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना चाहते हो इनके, तो इनके साइंटिस्ट को आपको लगातार खत्म करना होगा, और इसीलिए वो एयर स्ट्राइक्स जो करते हैं वो एग्जैक्टली उसी प्लेस पर करते हैं जहां पर इनके पास ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन होती है कि ये लोग यहाँ पर मौजूद होंगे, ताकि उनको एलिमिनेट करके ये पूरा प्रोग्राम जो है उसको डिले किया जा सके। अब देखो, अगर इसके लिए बहुत सारे हथकंडे इजराइल ने अपनाए हैं, बहुत सारे। एक तो ये तरीका हो गया कि आप सीधा इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट को अटैक करके ख़त्म कर दो। दूसरा तरीका साइबर अटैक का भी है। तीसरा तरीका कि आप उनके ऊपर एयर स्ट्राइक करो। लेकिन विथ टाइम इजराइल ने इस चीज़ को समझा, सबसे सिंपल तरीका क्या है, अब भाई वेपन सिस्टम को डैमेज करोगे ये लोग नया बना लेंगे, आप उनकी फैसिलिटी को डैमेज करोगे ये लोग शिफ्ट कर देंगे। तो मतलब इससे ये सारे जो एसेट के लॉस हैं
इसको रिकवर किया जा सकता है, आने वाले कुछ सालों में इसको रिकवर कर सकते हैं, कोई भी देश कर सकता है। लेकिन अगर आप उनके ह्यूमन कैपिटल को ख़त्म कर दोगे, उनके ब्रेन बिहाइंड दैट प्रोजेक्ट उसको ही ख़त्म कर दोगे, तो ये ऐसा सेटबैक होगा जिसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। अब आप अपने देश में ऊपर सोच कर देखिए कि क्या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कभी दूसरे हो पाएंगे? क्या होमी भाभा कभी दूसरे हो पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं हो पाएंगे, कभी नहीं हो सकते। तो ह्यूमन कैपिटल का जो नुकसान है वो भरना, वो रिप्लेस करना बहुत मुश्किल होता है, और इसीलिए इजराइल ने अपना टेम्पलेट फॉलो किया जहां पर उन्होंने ईरान के साइंटिस्ट को मारना शुरू किया। आपको पीछे जो तस्वीरें दिख रही होंगी, ये लगभग ईरान ने टॉप जो 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे ईरान के, उसको इजराइल ने एलिमिनेट किया था कुछ 4-5 सालों के भीतर। सबको, जो भी कोई भी सेंसिटिव प्रोग्राम पर काम करता था, उसको धीरे 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 ये लोग एलिमिनेट करते चले गए। कुछ को डिसअपियर कर दिया और कुछ को पैसे दे करके भगा दिया, मतलब कुछ को खरीद लिया कि तुमको इतना पैसे दे रहे हैं, तुमको यहाँ पर इस देश में सेटल करा देंगे, तुम छोड़ दो ईरान। और वो लोग खुशी खुशी कई साइंटिस्ट ने छोड़ भी दिया। तो इस तरीके से पूरा प्रोग्राम जो है वो इजराइल का कई सालों तक चला। अब ये जो इजराइल का प्रोग्राम था, जो कि एक वेल नोन प्रोग्राम था, सबको पता था कि हाई प्रोफाइल साइंटिस्ट को आप टारगेट करो, यही चीज़ अब शायद दूसरे देशों ने फॉलो करना शुरू कर दिया है और यूएस के ऊपर इसको अप्लाई करना शुरू कर दिया है। अगर आप देखिए तो लास्ट 2 साल के अंदर बहुत सारे ऐसे यूएस के साइंटिस्ट, लगभग कहा जा रहा है 11 यूएस के ऐसे साइंटिस्ट हैं जो यूएस की एरोस्पेस या न्यूक्लियर रिसर्च से जुड़े हुए थे, डायरेक्टली यूएस गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे थे और बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन उनके पास थी। उनको या तो मार दिया गया या वो अचानक से डिसअपियर हो गए, उनके बारे में पता ही नहीं लगा कि वो चले कहाँ गए अचानक से। ये 11 लोगों की पूरी खबर है, अभी हम इसको पूरा डिस्कस भी करेंगे कौन कौन थे, कैसे कैसे मरा। अब ये बात यूएस को 2 साल बाद समझ में आ रही कि यार ये टारगेटेड किलिंग तो हमारे खिलाफ भी होनी शुरू हो गई है, और इसी के लिए इन्होंने पूरी अपनी ताकत झोंकी है। अब जाकर के एफबीआई इसके ऊपर, एफबीआई इस पूरे केस को देख रहा है, इन्वेस्टिगेट कर रहा है। एफबीआई के साथ साथ जो गवर्नमेंट रिफॉर्म कमेटी है वो भी देख रही है, डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड द नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब लोग मिल करके इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को देख रहे हैं। प्लस व्हाइट हाउस डायरेक्टली इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व है और व्हाइट हाउस डायरेक्टली इस इन्वेस्टिगेशन को ओवरसी कर रहा है। अब इसमें आप देखोगे तो मैक्सिमम साइंटिस्ट को इसमें मार दिया गया है और उनको उनको घर में मारा गया है। कोई भी प्राइम सस्पेक्ट नहीं, कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं, किसी को नहीं पता कि ये कौन था, किसने मारा, कोई साइंटिस्ट की दुश्मनी नहीं, कोई भी इन लोगों के बीच में आपस में कोई लिंक भी नहीं था। ये बस एक जगह पर काम करते थे ये लोग, उसी जगह का वही लिंक था और कोई आपस में और इसके अलावा कोई लिंक ही नहीं था। उन साइंटिस्ट को यहाँ पर टारगेट किया गया है। अब एफबीआई का कहना है कि हम इस पूरे मामले को जांच तो कर रहे हैं, लेकिन इस जांच में अभी समय लगेगा। एफबीआई का साफ साफ कहना है कि इसको पूरे, अगर आप इस पूरे केस को देखें तो बहुत ही पेचीदा केस है, क्योंकि इसमें कॉमन फैक्टर नहीं है। केस आसान तब होता है जब उसमें कॉमन फैक्टर मिल जाए। जैसे मान लीजिए किसी का मर्डर हुआ, तो वो मर्डर हुआ और ये पता लग जाए कि भाई उस व्यक्ति का उसके किसी दोस्त से दुश्मनी चल रही थी, उससे दुश्मनी चल रही थी, तो प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है और फिर उसको देखने लगते हैं, फिर उसके एलिबाई खोजते हैं, फिर धीरे धीरे वो केस सॉल्व हो जाता है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि कॉमनैलिटी, द फैक्टर ऑफ कॉमनैलिटी इज़ वेरी लेस। इसमें इन सारे साइंटिस्ट का सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है कि ये लोग सारे के सारे जो है न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे या एरोस्पेस साइंटिस्ट थे, कुछ जेपीएल में काम करते, नासा के जेपीएल में काम करते थे, बस ये कॉमन फैक्टर है। बाकी ये लोग कहाँ गए, क्या हुआ, इनका कोई और कॉमन फैक्टर नहीं, इसीलिए मामला और ज़्यादा पेचीदा हो गया है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम इसको लेकर के बहुत चिंतित हैं और इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब इसके ऊपर जो भी स्टेटमेंट होगा वो अगले हफ्ते ही दे पाएंगे, क्योंकि अभी हमें खुद नहीं पता। ट्रंप कह रहे हैं कि आई होप दिस इज अ कोइंसिडेंस, बट वो क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये कोइंसिडेंस नहीं है और व्हाइट हाउस को पता है कि ये कोइंसिडेंस नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के जो रीजन ऑफ डेथ थी वो खुद व्हाइट हाउस ने छुपा लिया, क्योंकि उनको पता था कि लोग जो है पैनिक करने लगे। खासतौर से जो साइंटिस्ट कम्युनिटी है वो पैनिक करने लगेगी। भाई वो कोई मिलिट्री के लोग थोड़ी हैं, वो साइंटिस्ट हैं, वो पढ़े लिखे साइंटिस्ट लोग हैं, उनका काम जो है वो करते हैं। लेकिन जब उनको थ्रेट फैक्टर आ जाएगा तो वो पीछे हटना शुरू हो जाएंगे, वो उससे डरने लग जाएंगे, और ये चीज़ उनको समझ में आई। अब बाकी की आप देखोगे कि जो बाकी की कमिटीज़ हैं वो भी इसके ऊपर पूरा अपना प्रोब कर रही हैं, और उनका भी ये कहना है कि ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग खबर है यूएस के लिए, और यूएस के साथ अगर ऐसा हो रहा है तो सीरियसली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को कोई सीरियस स्टेप इस पर उठाना चाहिए। अब इनके बीच में अगर आप कॉमनैलिटी देखो तो ये सारे लोग, इनके पास हाई सिक्योरिटी क्लियरेंसेस थे और ये सारे लोग किसी ना किसी सेंसिटिव नेशनल सिक्योरिटी या रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे। मैक्सिमम इसमें से आप देखोगे वो नेशनल लेबोरेटरीज में थे, कुछ स्पेस रिसर्च में थे, कुछ एरोस्पेस रिसर्च में थे, कुछ डिफेंस रिसर्च में थे। ये सब लोग इस रिसर्च में काम कर रहे थे, और इससे एफबीआई का मानना है कि पूरी तरीके से पैनिक
फैल चुका है साइंटिस्ट कम्युनिटी के अंदर और काफ़ी थ्रेटेंड वो लोग फील कर रहे हैं। कुछ साइंटिस्ट मरने के पहले उन्होंने पॉडकास्ट किया और उस पॉडकास्ट में उन्होंने बोला कि हमारे साथ एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर सा चल रहा है। तो इसमें जो 11 साइंटिस्ट हैं, इसमें सबसे पहला नाम जो आया वो मोनिका रेजा का आया। मोनिका रेजा जो कि नासा के जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी, इसी को JPL कहते हैं, तो जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी में काम करती थी और ये जून 2025 से अचानक से गायब हैं। इनके बारे में कोई भी जानकारी, और सबसे सस्पिशियस डिसअपीयरेंस जो हुआ वो इन्हीं का हुआ। इनके बारे में कोई भी जानकारी मिली नहीं पाई, एकदम से गायब सी हो गई। हुआ क्या, तो ये अपनी फ्रेंड के साथ हाइकिंग पर गई हुई थी और ये और उनके फ्रेंड माउंट वाटरमैन जो है वहाँ पर हाइकिंग कर रहे थे और लगभग इन दोनों फ्रेंड के बीच में 30 फीट की दूरी थी। इनकी फ्रेंड आगे थी, जो घूम करके एक बार पीछे देखते और वही लास्ट बार उन्होंने मोनिका को देखा। वो पीछे देखती हैं, मोनिका ने वेव किया उनकी तरफ, मतलब सब कुछ ठीक है, स्माइल किया और ये लोग हाइकिंग कर रहे थे। और उसके बाद जब वो दूसरी बार कुछ फीट आगे जाने के बाद दूसरी बार पीछे पलटती हैं तो मोनिका एकदम गायब मिलती हैं। उन्होंने खोजा, बहुत खोजा, कई घंटों तक मोनिका जब नहीं मिली तो उन्होंने रिपोर्ट किया, फिर इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ और अभी तक इसके बारे में कुछ नहीं पता। जून 2025 से ये गायब है। दूसरे इसी तरीके के साइंटिस्ट थे कार्ल ग्रिलमेयर, जो कि अगेन ये जो है वो इंफ्रारेड प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस सेंटर में काम करते थे, यानी कि आईपैक में काम करते थे। 67 ईयर्स के थे और बहुत ही रिनाउंड साइंटिस्ट में इनका नाम आता था। नासा के साथ भी इन्होंने काम किया। इनको इनके घर में गोली मार दी गई। किसने गोली मारी, कैसे मारी गई, CCTV फुटेज कुछ नहीं है। बस इतना पता है कि इनको इनके घर में गोली मार दी गई, इनकी बॉडी मिली, गोली लगी हुई थी, किसी को नहीं पता कि कैसे मारा गया इनको। इसी तरीके का एकदम बिल्कुल सिमिलर केस सेम टेम्पलेट पे माइकल डेविड हिक्स, ये भी एक वेटरन साइंटिस्ट थे, अगेन JPL के साथ पिछले 24 साल से जुड़े हुए थे। इनको भी इसी तरीके से 59 साल इनकी उम्र थी, इसी तरीके से इनकी भी डेथ हुई और इनकी डेथ का रीज़न सरकार ने छुपा लिया। कोई भी पब्लिक स्टेटमेंट इनकी डेथ के बारे में नहीं है कि इनकी डेथ हुई कैसे है, व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द डेथ। ऑब्वियसली 59 ईयर्स ऑफ एज है, नेचुरल डेथ होने के चांसेस कम है। सो आप समझ गए होंगे कि इनको या तो किसी ने मार दिया और फिर गवर्नमेंट, क्योंकि पैनिक ना फैल जाए, इनके सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो स्टॉल होने शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए ये लोग इस चीज़ को बाहर नहीं निकालते। ठीक इसी टेम्पलेट पर एक दूसरा मर्डर, फ्रैंक मेवेल्ड 61 ईयर के ओल्ड प्रिंसिपल रिसर्चर थे JPL के अंदर, उनको लॉस एंजलिस में मारा और जुलाई 2024 का घटना है ये। इनकी भी डेथ का कोई कॉज बाहर नहीं आ पाया। एक व्यक्ति जिसने, एक महिला साइंटिस्ट जिन्होंने इसके बारे में पहले ही बताया था, उनका नाम है एमी एस्क्रिच। एमी एस्क्रिच एंटी ग्रेविटी और एग्जॉटिक फिजिक्स पर काम कर रही थी और इनकी 11 जून 2022 को अलाबामा में डेथ हुई। इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था, एक पॉडकास्ट किया था। उस पॉडकास्ट में इन्होंने बोला था कि हम एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में हैं और इस साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में हमारे साथ बड़ा हैरेसमेंट होता है और हमें जान का बहुत खतरा होता है। ठीक ये पॉडकास्ट के कुछ ही महीनों बाद इनकी डेथ हो जाती है, इनको मार दिया जाता है। अब यही सिमिलर एक केस था जिसमें नूनो लॉ रिएरो, ये भी साइंटिस्ट थे MIT प्लाज्मा साइंस के अंदर, उनको भी इसी तरीके से मारा गया और दिसंबर में मारा गया, लास्ट ईयर दिसंबर में इनको भी गोली मार दी गई। और इनके केस में एक अच्छी बात थी कि एक प्राइम सस्पेक्ट मिला था, प्राइम सस्पेक्ट क्लॉडियो मैनुअल, लेकिन ये प्राइम सस्पेक्ट ने खुद को गोली मार ली। 3 दिन के जस्ट बाद ही इस प्राइम सस्पेक्ट ने खुद को गोली मार दी, केस खत्म हो गया और इस केस के बारे में कुछ भी नहीं पता चल पाया। अब यहाँ से एक पूरी जो मतलब हवाई थी वो शुरू हुई, क्योंकि ये दिसंबर का ही केस था। फरवरी लास्ट ईयर का सबसे जो ताज़ा खबर है, सबसे ताज़ा केस जो है वो फरवरी का था। इससे ये बात शुरू हुई और तब ये FBI तक पहुंचा कि ये हो ना हो, ये सारे साइंटिस्ट का ही मर्डर क्यों हो रहा है और ये सारे साइंटिस्ट ही गायब क्यों हो रहे हैं। इसके पीछे कोई ना कोई या तो खुफिया एजेंसी काम कर रही है या कोई देश काम कर रहा है और टारगेटेड किलिंग करा रहा है। US को पूरी तरीके से शक है कि इसमें चाइना का एक बहुत बड़ा रोल है, चाइना ऐसा कुछ कराने की कोशिश कर रहा है। ऐसा कई जगह, कई न्यूज़ एजेंसीज में लिखा चाइना का नाम। हालांकि US की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट तो चाइना का नाम नहीं आया, लेकिन अंदर खाने पूरी बात चल रही है कि चाइना का इसमें बहुत बड़ा रोल है और वो इनको टारगेटेड किलिंग इनके साइंटिस्ट की करवा रहे हैं। अब यहाँ से पैनिक मोड पूरा ऑन हो जाता है। इस केस का पॉलिटिकल इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा, क्योंकि जो एक टेम्पलेट इजराइल में शुरू हुआ था, जो टेम्पलेट इजराइल ने फॉलो करना शुरू किया था, क्या सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या जियोपॉलिटिक्स के अंदर अब इसको न्यू नॉर्मल मान लें, अब ये नॉर्मलाइज हो जाएगा कि भाई हर देश के खिलाफ जो उनकी खुफिया एजेंसी होगी, जो दूसरे देश की खुफिया एजेंसी होगी, वो हर देश के जो टॉप साइंटिस्ट हैं उनको टारगेट करेगी, उनको एलिमिनेट करेगी, उनकी टारगेटेड किलिंग कराएगी। क्या इसको आपने एकदम जुडिशियल बना दिया है? क्या ये जो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स हो रही हैं, क्या ये कितनी हद तक सही हैं?
और क्या यूएस ने भी इसको बहुत किया है, बहुत किया नहीं है तो उसके लिए फंड बहुत किए हैं। अगर आप देखो तो पूरा अफ़गानिस्तान का मैटर के अंदर यूएस ने ऐसे बहुत लोगों को मरवाया है और पूरी तरीके से उसको फंड करते रहे हैं। बहुत सारा बार नाम यूएस का इसमें आता रहा है। खुद इज़राइल ने ये चीज़ की है, सारे देशों ने, लगभग सारे देश ये काम करते रहे हैं। तो क्या इसको हम न्यू नॉर्मल मार करके चलें? अगर अब यूएस में इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट देखो तो यूएस के अंदर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को पूरी तरीके से घेरा जाएगा इसके ऊपर, क्योंकि भाई आप अगर अपने देश के टेक को नहीं संभाल सकते, अपने देश के बेस्ट माइंड्स को नहीं संभाल सकते, तो फिर आपको पूरा देश चलाने का कोई हक नहीं है। और इसीलिए ट्रंप इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा तनाव में है। तो आई होप आपको पूरा ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।